स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 19 सेकेंड ईयर का हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूरलेशन के टॉपिक को कंप्लीट किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मैकेनिज़्म ऑफ डेवलपमेंट का। डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिज़्म ऑफ डेवलपमेंट को समझने के लिए हम इसमें ये कहते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज़म एक सिंगल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होने वाला हर लिविंग ऑर्गेनिज़म एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म में डेवलप होता है। सिंगल फर्टिलाइज्ड एग कह दें या ज़ाइगोट बोल दें, जैसे यानी एक पूरा बड़ा सारा एनिमल अगर हमारे सामने मौजूद है, उसकी बॉडी में मसल्स हैं, ब्लड है, बोन्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन, आइज़, ईयर, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं। ये तमाम ऑर्गन्स, तमाम सेल्स, तमाम टिश्यूज़ मल्टी सेलुलर बॉडी के अंदर एक सेल से डेवलप हुए हैं और उस सेल का नाम है फर्टिलाइज्ड एग या ज़ाइगोट। इसका मतलब ये है कि एक ऑर्गेनिज़म कैसा डेवलप होगा, उसमें किस तरह के ऑर्गन्स बनेंगे, किस तरह के वो फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक सेल के अंदर मौजूद है और वो उसका ज़ाइगोट है, यानी स्पर्म और एग की फ्यूजन से बनने वाले सेल्स, जिसका नाम क्या है, ज़ाइगोट। तो डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं कि ज़ाइगोट जो है वो डेवलप होता है फ्रॉम दी फर्टिलाइजेशन ऑफ अ स्पर्म एंड एग। तो इसमें कुछ इससे बनता है ज़ाइगोट। अब अगर हम साइज़ में देखें तो स्पर्म का सेल छोटा होता है और एग का साइज़ जो होता है वो बड़ा होता है। अगर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी साइटोप्लाज्म के अंदर, तो इसका मतलब ये होगा कि ज़ाइगोट को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी एग से और कम इन्फॉर्मेशन मिलेगी स्पर्म से। मगर हमने ये देखा है कि स्पर्म और एग इक्वल कंट्रीब्यूट करते हैं ज़ाइगोट में। तो इससे पता चलता है कि जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है, वरासती मालूमात हैं, वो रिज़ाइड करती हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। तो इनहेरिटेंस में स्पर्म के थ्रू कंट्रीब्यूशन मेल का भी है और इनहेरिटेंस में एग के ज़रिए कंट्रीब्यूशन फीमेल का भी है। तो एक ज़ाइगोट के अंदर जिस तरह की इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पाई जाएगी, उसी तरह का एक ऑर्गेनिज़म डेवलप होगा। इस बात को अगर हम बुक की वर्डिंग्स में देखें, फ्रॉम अ सिंगल सेल्ड zygote multicellular individual is formed and zygote contain complete information in the form of genome which comes from the chromosome of egg and sperm। अब इसके पास जो कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको हम नाम देते हैं जीनोम का। जीनोम का मतलब होता है complete set of information या all the genes of an individual। all the genes of an individual, इसको हम कहते हैं जीनोम। एक इंडिविजुअल में पाए जाने वाले तमाम जीन्स को मजमूई तौर पर कलेक्टिवली कहा जाता है, जीनोम का नाम दिया जाता है। अब अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो 23 क्रोमोसोम जो हैं वो एग से आते हैं, 23 क्रोमोसोम स्पर्म से आते हैं और ज़ाइगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये 46 क्रोमोसोम में जितने भी जीन्स पाए जाते हैं ये सारा कहलाता है जीनोम। तो एक इंडिविजुअल कैसा डेवलप होगा ये उसके जीनोम पे डिपेंड करता है। मगर जब इस ज़ाइगोट की क्लीवेज होती है तो ज़ाइगोट डिवाइड करता है इनटू मैनी ब्लास्टोमियर्स, ईच सेल विद अ फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्योंकि ये माइटोसिस है, अब इस ज़ाइगोट से 2 ब्लास्टोमियर बने, 4 बने, 8 बने, 16 बने, सब के अंदर 46 क्रोमोसोम जो हैं वो पास होते चले जाएंगे। यानी सेम क्रोमोसोम का नंबर, सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट सेल्स के अंदर पास होगी, गेट कंप्लीट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो ड्यूरिंग डिफ्रेंसिएशन हाउएवर सम जीन्स रिमेन एक्टिव वेल अदर जीन्स बिकम स्विच ऑफ। अब जब डेवलपमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ता है और इस ज़ाइगोट से डेवलप होता है एम्ब्रियो,
अब उस एम्ब्रियो में हम ये देखते हैं कि कुछ सेल्स बन जाते हैं एक्टोडर्म के, कुछ सेल्स बन जाते हैं मीज़ोडर्म के, और कुछ सेल्स बन जाते हैं एंडोडर्म के। और हम ये देखते हैं कि एक्टोडर्म, मीज़ोडर्म, एंडोडर्म के सेल्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इसीलिए तो एक्टोडर्म से स्किन और नर्वी सिस्टम पैदा होता है, और मीज़ोडर्म से बाकी ऑर्गन्स बनते हैं, एंडोडर्म से डाइजेस्टिव। अब व्हाट कॉजेज़ द डिफरेंशिएट, एक्टोडर्म को मीज़ोडर्म, एंडोडर्म से किसने डिफरेंशिएट किया है? वो ये हम देखते हैं कि कुछ जीन्स, जैसे एक्टोडर्म के जो सेल्स हैं, इनमें वो जीन्स जिन्होंने स्किन और नर्वी सिस्टम बनाना है वो एक्टिव रहते हैं या स्विच ऑन रहते हैं। वो जीन्स जिन्होंने बाकी ऑर्गन्स बनाने हैं वो स्विच ऑफ हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक्टोडर्म के पास जो क्रोमोसोम्स, जो जीन्स मौजूद हैं, उनके वो तमाम क्रोमोसोम हैं, तमाम जीन्स हैं, मगर इनमें मसल्स बनाने वाले जीन्स, ब्लड बनाने वाले जीन्स, बोन्स बनाने वाले जीन्स इनएक्टिव हैं, स्विच ऑफ हैं। इसमें स्किन और नर्वी सिस्टम बनाने वाले जीन्स एक्टिव हैं। इसी तरह एंडोडर्म में भी क्रोमोसोम सारे हैं, जीन्स सारे हैं, मगर इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स बनाने वाले जीन्स एक्टिव हैं, बाकी जीन्स इसमें स्विच ऑफ हैं। इसी तरह मीज़ोडर्म में भी कुछ जीन, यानी एक सेल वो स्ट्रक्चर बना सकता है, वो फंक्शन परफॉर्म कर सकता है जो जीन्स उसमें एक्टिव हैं। यानी अगर हम अपनी पूरी बॉडी की बात करें, जैसे मसलन इंसुलिन हमारी बॉडी में पेंक्रियाज से पैदा होती है, क्या किसी और बॉडी के सेल में इंसुलिन बनाने वाला जीन नहीं है? हमारी बॉडी के हर सेल में इंसुलिन बनाने वाला जीन है। इंसुलिन बनाने वाला जीन मौजूद होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पर, 11th पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर। मगर बोन्स, ब्लड, मसल्स, यहाँ तो इंसुलिन पैदा नहीं होती। इंसुलिन सिर्फ पेंक्रियाज और पेंक्रियाज के भी बीटा सेल्स बनाते हैं। उसकी वजह यह है कि तमाम सेल्स में इंसुलिन बनाने वाला जीन मौजूद है, मगर वो इनएक्टिव है। एक्टिव इंसुलिन बनाने वाला जीन सिर्फ और सिर्फ पेंक्रियाज के बीटा सेल में है, इसलिए वो थ्रू आउट लाइफ इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, और बाकी सेल्स में वो जीन काम नहीं कर सकता। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि एक सेल में जो क्रोमोसोम डीएनए प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्रोमेटिन को हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, और दूसरे क्रोमेटिन को हम कहते हैं यूक्रोमेटिन। अब जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है ये हर सेल में 99% होता है, और इसमें जो जीन्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। और यूक्रोमेटिन हर सेल का सिर्फ 1% होता है, और इसमें जो जीन्स होते हैं एक्टिव होते हैं। यानी कोई सेल क्या स्ट्रक्चर बना सकता है, क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, ये उसके हर जीन पर डिपेंड नहीं करता, ये उसके उन जीन्स पर डिपेंड करता है जो उसके यूक्रोमेटिन में है, जो एक्सप्रेसिबल जीन्स हैं, जो एक्टिव जीन्स हैं। तो जैसे जैसे सेल्स की तादाद बढ़ती जाती है, सेल्स में कुछ जीन स्विच ऑफ होते चले जाते हैं। जो जीन्स सेल के अंदर स्विच ऑफ हो जाते हैं, वो स्ट्रक्चर, वो फंक्शन उस सेल के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। जो जीन स्विच ऑन रहते हैं, वो स्ट्रक्चर, वो फंक्शन सेल परफॉर्म कर सकता है। अब इसीलिए अगर हम देखें हमारी बोन्स, मसल, आइज़, ब्लड, इसी तरह स्किन, न्यूरॉन, इन सेल्स में जो फ़र्क है वो इसी वजह से है कि इन सेल्स का जेनेटिक मेकअप एक जैसा है, मगर इनके एक्टिव और इनएक्टिव जीन्स में फ़र्क है। हाँ, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो लाइफ के लिए नेसेसरी होते हैं, जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ने करने ही होते हैं। मसलन सेलुलर रेस्पिरेशन सब नहीं करनी है, एरोबिक रेस्पिरेशन हर सेल, तो इनके लिए जो जीन्स रिक्वायर हैं वो हर सेल के अंदर एक्टिव होंगे। मगर जो पिक्यूलियर फंक्शन, जो फंक्शन एक सेल को दूसरे सेल से डिफरेंशिएट कराता है, जैसे मसलन नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने वाले एंजाइम या जीन सिर्फ न्यूरॉन्स में एक्टिव होंगे, रेड ब्लड सेल, बोन सेल, वाइट ब्लड सेल में नहीं होंगे। रेड ब्लड सेल ने ऑक्सीजन कैरी करवानी है, उसके लिए उसे हीमोग्लोबिन चाहिए, उसके जीन्स रेड ब्लड सेल में एक्टिव होंगे। वो ठीक है कि रेड ब्लड सेल मैच्योर होते हैं तो उनका न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है, मगर पहले जब न्यूक्लियस होता है उस वक्त उसमें जीन्स मौजूद होते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का, कि डेवलपमेंट कैसे होती है, डिफ्रेंसिएशन कैसे होती है। जैसे जैसे सेल्स की तादाद बढ़ती है उनमें कुछ जीन स्विच ऑफ, कुछ जीन स्विच ऑन हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि स्विच ऑफ क्यों होते हैं जीन्स? उसकी वजह ये होती है
कि जब क्लीवेज होती है तो साइटोप्लाज्म अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। नो डाउट कि हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस में, क्रोमोसोम में, जीन्स में है, मगर उस जीन को एक्सप्रेस कराने के लिए जो मॉलिक्यूल्स चाहिए वो साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं। अब अगर एक सेल के अंदर जीन मौजूद है मगर उसके साइटोप्लाज्म में डिटर्मिनेंट मॉलिक्यूल जो उसको एक्सप्रेस कराने के लिए चाहिए वो नहीं है, तो वो जीन इनएक्टिव हो जाएगा। अब क्रोमोसोम पर जीन मौजूद है और साइटोप्लाज्म में एक्टिव करने वाला मॉलिक्यूल डिटर्मिनेंट भी मौजूद, तो वो जीन एक्टिव रहेगा। तो इस तरह ये डिफ्रेंसिएशन होती है। अब मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने यानी इसका मतलब है डेवलपमेंट के लिए न्यूक्लियस भी इम्पॉर्टेंट है और साइटोप्लाज्म भी इम्पॉर्टेंट है। अब ये कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे कि पहला जो एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इन 1892 हैंस डाइट्रिश टुक अ सी अर्चन एग एट 2 सेल स्टेज। इसने एक सी अर्चन का एग लिया, एग से मुराद है फर्टिलाइज्ड एग ज़ाइगोट, और उसमें जब पहली क्लीवेज हो गई यानी 2 ब्लास्टोमियर बन गए तो ही शॉक्ड इट अपार्ट, इसने उन दोनों सेल्स को अलहदा कर दिया। 2 सेल्स यानी 2 सेल स्टेज पर दोनों सेल्स को सेपरेट कर दिया। लेटर ऑन इट वाज सीन दैट बोथ हाफ डेवलप इनटू एम्ब्रियो, वो दोनों सेल से नॉर्मल एम्ब्रियो बने, 2 नॉर्मल लार्वा बन गए। तो डेस्ट्रिश ने ये कंक्लूड किया कि बोथ दी सेल्स कंटेन ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द ओरिजिनल ज़ाइगोट, यानी ये जो ओरिजिनल ज़ाइगोट है अगर ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है तो जो सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इस ज़ाइगोट में है वही इसमें है, वही इसमें है। इन दोनों से 2 नॉर्मल एम्ब्रियो और नॉर्मल इंडिविजुअल डेवलप हो जाएंगे। यानी 2 सेल स्टेज पर जो 2 सेल हैं या उनके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हैंस डेस्ट्रिश ने ये एक्सपेरिमेंट किया सी अर्चन पर। उसके बाद अनदर एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय स्पीमैन। इस एक्सपेरिमेंट को हम नाम देते हैं स्पीमैन्स डिलेड न्यूक्लिएशन एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को हम नाम देते हैं स्पीमैन्स, ये तो पर्सन का नाम है, डिलेड न्यूक्लिएशन एक्सपेरिमेंट। तो स्पीमैन्स डिलेड न्यूक्लिएशन एक्सपेरिमेंट क्या है, अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं। स्पीमैन्स डिलेड न्यूक्लिएशन एक्सपेरिमेंट। डियर स्टूडेंट्स, स्पीमैन ने ये एक्सपेरिमेंट 2-3 मरहलों में परफॉर्म किया। इनको स्टडी करने से पहले स्पीमैन ने सेलेमेंडर का ज़ाइगोट लिया। सेलेमेंडर एक एम्फीबियन है जिसकी पानी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, एक्सटर्नल ही डेवलपमेंट होती है। एम्फीबियन, फ्रॉग, टोड वाला ग्रुप से बिलोंग करता है, इसलिए इसको स्टडी करना ज़्यादा आसान है। तो इसने क्या किया, सेलेमेंडर का ज़ाइगोट लिया और विद द हेल्प ऑफ अ माइन्यूट लाइगेचर ऑफ हेयर, लाइगेचर कहते हैं बारीक से धागे को, जिससे मतलब हेयर की तरह का कोई बारीक सा थ्रेड या लाइगेचर इसने लिया। और इसने क्या किया कि उस ज़ाइगोट को 2 इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड कर दिया। एक हाफ वो था जिसके अंदर न्यूक्लियस था, बट द अदर हाफ हैव नो न्यूक्लियस। तो ये देखा गया कि व्हेन द डेवलपमेंट कंटिन्यू, तो जो हाफ, तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से ये ज़ाइगोट है, फर्टिलाइज्ड एग कह लें। इसके ऊपर एक ये पिगमेंट फ्री एरिया होता है जिसको हम नाम देते हैं ग्रे क्रिसेंट का। क्रिसेंट कहते हैं फर्स्ट डे के मून को, पहले दिन के चांद को। आपको पता है वो बड़ी बारीक सी एक लाइन होती है। तो ये एक पिगमेंट फ्री एरिया, बट हमने यहाँ पे इसको डार्क लाइन ही बनाई है इसकी। तो ये वो जगह होती है जहाँ पर स्पर्म एग के अंदर फ्यूज्ड होता है। तो यानी ग्रे क्रिसेंट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है साइटोप्लाज्म को, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। ये हमारे पास ज़ाइगोट है। जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था इसको हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 दे देते हैं। स्पीमैन ने जो पहला एक्सपेरिमेंट किया उसने सेलेमेंडर का एक ज़ाइगोट लिया और इस ज़ाइगोट को इस तरह इसने लाइगेचर इसके ऊपर अप्लाई किया कि इसके एक हाफ के अंदर न्यूक्लियस है और दूसरे हाफ के अंदर इसमें न्यूक्लियस नहीं है। यानी ये हाफ है न्यूक्लिएटेड
और ये हाफ है ए न्यूक्लिएटेड, बगैर न्यूक्लियस के। तो इसने ये देखा कि क्लीवेज जो है, क्लीवेज यानी कि सेल्स की जो डिवीजन है वो प्रोसीड की उस हाफ के अंदर जिसमें न्यूक्लियस था। तो न्यूक्लियस डिवाइड किया, 2 बन गए, 4 बन गए, 8 बन गए, 16 बन गए। तो 16 सेल स्टेज तक इसके अंदर जब क्लीवेज हो गई तो इसने अलाउ किया, अब ये डिलेड न्यूक्लिएशन है कि एक न्यूक्लियस क्रॉस करके उस हाफ में चला जाए जिस हाफ में न्यूक्लियस पहले नहीं था। तो हमने ये देखा कि वो हाफ इस तरह ये 16 सेल स्टेज तक जब पहुंच गया, 16 न्यूक्लियाई इसमें बन गए, तो इसने इसमें से एक न्यूक्लियस को अलाउ किया कि वो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज को क्रॉस करके उस हाफ में चला जाए जिधर पहले न्यूक्लियस नहीं था। तो इसके बाद अब इसके ये जो 2 हाफ्स थे, इनका रिज़ल्ट क्या निकला कि जो ए न्यूक्लिएटेड हाफ था इसके अंदर क्लीवेज स्टार्ट हो गई और ये डेवलप हो गया इनटू नॉर्मल एम्ब्रियो। और जो न्यूक्लिएटेड हाफ था इसमें क्लीवेज पहले से ही हो रही थी, मगर इसकी डेवलपमेंट आगे चलकर एबनॉर्मल हो गई। अब इस एक्सपेरिमेंट पे अगर आप गौर करें तो आपने देखा कि जाइगोट में 2 चीज़ें हैं। एक हमने लिया है इसका न्यूक्लियस, एक इसमें ग्रे क्रिसेंट है। ग्रे क्रिसेंट रिप्रेजेंट कर रहा है साइटोप्लाज्म को। इस तरह से इसको लाइगेचर से डिवाइड किया गया कि ए न्यूक्लिएटेड पार्ट के पास ग्रे क्रिसेंट मौजूद है और न्यूक्लिएटेड पार्ट के पास ग्रे क्रिसेंट मौजूद नहीं है। और ए न्यूक्लिएटेड ऑब्वियसली विदाउट न्यूक्लियस है और न्यूक्लिएटेड में न्यूक्लियस है। तो अपेरेंटली ये लगा कि जो न्यूक्लिएटेड हाफ है इसमें क्लीवेज स्टार्ट हो गई, 16 न्यूक्लियाई की स्टेज तक ये पहुंच गया, और जो विदाउट न्यूक्लियस ए न्यूक्लिएटेड पार्ट था उसमें कोई क्लीवेज नहीं हुई। जब 16 सेल स्टेज पर पहुंचने के बाद डिले यानी थोड़ी सी देर के बाद जिस हाफ में न्यूक्लियस आया इसमें भी क्लीवेज स्टार्ट हो गई और ये एक नॉर्मल एम्ब्रियो में डेवलप हो गया। और जो न्यूक्लिएटेड हाफ था जिसमें क्लीवेज स्टार्ट तो हुई थी, आगे चलकर इसमें डेवलपमेंट का प्रोसेस रुक गया और ये एब नॉर्मल हो गया। अब इस सारे एक्सपेरिमेंट से एक ही बात हमें समझ आती है कि 16 न्यूक्लियाई की स्टेज तक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं आया। जैसी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इस जाइगोट के न्यूक्लियस में मौजूद थी ऐसी ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन 6 सेल स्टेज वाले न्यूक्लियाई में मौजूद हैं। इसीलिए जब एक न्यूक्लियस क्रॉस करके उस हाफ में आया जिसमें पहले न्यूक्लियस नहीं था, इसमें क्लीवेज स्टार्ट हो गई और ये नॉर्मल बन गया। अब दूसरा जो इसका कंक्लूजन है कि जो न्यूक्लिएटेड हाफ था इसमें क्लीवेज स्टार्ट हुई, ये अब नॉर्मल क्यों हो गया। इसमें एक ही चीज़ समझ आ रही है कि इस हाफ के पास ग्रे क्रिसेंट नहीं था। बेशक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस की फॉर्म में मौजूद थी, क्लीवेज स्टार्ट हुई, मगर ग्रे क्रिसेंट के साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट एब्सेंट होने की वजह से क्लीवेज जो है डेवलपमेंट जो है वो एबनॉर्मल हो गई। ये था एक्सपेरिमेंट नंबर 1। अब इसके बाद स्पेमैन ने एक और तरीके से इसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट में इसने ये किया कि जो साइटोप्लाज्म में जो जाइगोट सेलेमेंडर का जाइगोट लिया उसको इस तरह से डिवाइड किया, ये जाइगोट न्यूक्लियस ग्रे क्रिसेंट, न्यूक्लियस ग्रे क्रिसेंट और ये इसका क्या है, जाइगोट है। अच्छा, इसको इस तरह से लाइगेचर से अब इसने डिवाइड किया कि जिस हाफ में न्यूक्लियस है उसी हाफ में ग्रे क्रिसेंट है, जो अदर हाफ है उसमें ना न्यूक्लियस है ना ग्रे क्रिसेंट है। तो अब आगे चलकर हम देखेंगे कि वो हाफ जिसमें ना न्यूक्लियस ना ग्रे क्रिसेंट, कोई डेवलपमेंट उसमें नहीं हुई, जो हाफ इसका न्यूक्लिएटेड था और जिसमें ग्रे क्रिसेंट था, इसमें क्लीवेज का प्रोसेस शुरू हुआ। इधर टिक लगा दें, इधर क्रॉस लगा दें। फिर आगे चलकर जब इसने एक न्यूक्लियस को अलाउ किया कि वो क्रॉस करके उस हाफ में चला जाए जो कि ए न्यूक्लिएटेड था, तो इसके बाद डेवलपमेंट का जब प्रोसेस आगे चला तो ए न्यूक्लिएटेड हाफ एबनॉर्मल हो गया
और जो न्यूक्लिएटेड हाफ था वो नॉर्मल हो गया। अब इस चीज़ को जब हम कंक्लूड करते हैं तो हमने देखा ए न्यूक्लिएटेड पार्ट में क्लीवेज नहीं हुई क्योंकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं थी, न्यूक्लिएटेड हाफ में क्लीवेज हुई। जो हाफ न्यूक्लिएटेड था इसकी क्लीवेज नॉर्मल हो गई, डिलेड न्यूक्लिएशन के बाद जो हाफ बाद में न्यूक्लिएटेड हुआ इसकी क्लीवेज अब नॉर्मल हो गई। अपेरेंटली इसकी क्लीवेज के नॉर्मल होने की वजह यहाँ पर ग्रे क्रिसेंट का साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स का एब्सेंट होना है। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 था। फिर तीसरी तरह से इसने जब यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो इसमें इसने ये किया कि ग्रे क्रिसेंट को इस तरह से प्लेस किया कि दोनों हाफ में ग्रे क्रिसेंट मौजूद हो, न्यूक्लिएटेड हाफ में भी और ए न्यूक्लिएटेड हाफ में भी। मगर क्लीवेज का जो प्रोसेस है वो न्यूक्लिएटेड हाफ में स्टार्ट हुआ, ए न्यूक्लिएटेड हाफ में स्टार्ट नहीं हुआ। फिर इसने जब डिलेड न्यूक्लिएशन के बाद एक न्यूक्लियस को अलाउ किया कि वो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज को क्रॉस करके ए न्यूक्लिएटेड हाफ में चला जाए, तो ए न्यूक्लिएटेड हाफ में भी क्लीवेज नॉर्मल हो गई और न्यूक्लिएटेड हाफ में भी क्लीवेज नॉर्मल। अब इससे कंक्लूड ये हुआ कि नो डाउट एक ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट की इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस में मौजूद है, मगर साइटोप्लाज्म भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद बुक में इसके कंक्लूड किया गया है इस बात को। एक तो ये ग्रे क्रिसेंट की डेफिनेशन है, इसको देख लें ज़रा साथ। Spearman also observed that sometimes it may happen that the nucleated half can develop into normal ball of cells. Later studies reveal the development depends on the position of the gray crescent. ये सब कुछ gray crescent. तो gray crescent is a pigment free area that appears at the time of fertilization on the egg. बल्कि इनफैक्ट यही वो जगह है जहाँ से स्पर्म जो है वो एग में फ्यूज करता है। इस सारे एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या था? All cells contain same nuclear information, बिल्कुल। In the gray crescent area, cytoplasm contain information essential for development. ग्रे क्रिसेंट जिस हाफ में नहीं है वो अब नॉर्मल हो जाएगा, जिस हाफ में है वो नॉर्मल होगा, और इसी तरह न्यूक्लियस जिस हाफ में नहीं है वो डेवलपमेंट प्रोसीड नहीं करेगा, जिसमें है वो प्रोसीड करेगा। मगर न्यूक्लियस भी नॉर्मल डेवलपमेंट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रे क्रिसेंट। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ ऐसी इसेंशियल चीज़ है ग्रे क्रिसेंट में विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था वो जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इफ़ ऑल द सेल कंटेन सेम न्यूक्लियर इन्फॉर्मेशन व्हाट कॉजेज द सेल्स टू डिफरेंशिएट। तो उसकी वजह मैंने आपको बताई कि जो जीन स्विच ऑन होंगे वो स्ट्रक्चर फंक्शन सेल परफॉर्म कर सकता है, और जो स्विच ऑफ हो जाएंगे वो चीज़ें लॉस हो जाएंगी सेल से, इसलिए सेल एक दूसरे से डिफरेंट। इसकी ये 2 रीजंस बताई गई हैं। ड्यूरिंग क्लीवेज साइटोप्लाज्मिक सेग्रीगेशन ऑफ डिटर्मिनेंट टेक प्लेस। अब ये वो मॉलिक्यूल हैं जो स्विच ऑन और स्विच ऑफ करवाते हैं जीन्स को, यानी अगर किसी सेल में डिटर्मिनेंट मौजूद है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जीन एक्टिव रहेगा, डिटर्मिनेंट एब्सेंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जीन स्विच ऑफ हो जाएगा। इंडक्शन और इंटरेक्शन, फिर ये एक दूसरा फिनोमेना, इसको हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि एक सेल दूसरे सेल पर जो इन्फ्लुएंस करता है, या एक्टोडर्म जैसे मीजोडर्म पर, मीजोडर्म एक्टोडर्म पर, एंडोडर्म, तो इसको हम आगे चल के एक टॉपिक में पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, उसमें पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट में स्पेमेंस डिलेड न्यूक्लिएशन एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट के हवाले से आगे 2 टॉपिक हैं जो कि बहुत सिंपल से हैं कि रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट। तो इसमें एसिडिएसी फैमिली का ये मेंबर है जिसके साइटोप्लाज्म के डिफरेंट कंपोनेंट का यहाँ जिक्र किया गया जो डेवलपमेंट के ऊपर अपना रोल प्ले करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये 4 यहाँ पे चीज़ें आप देख रहे होंगे, क्लियर साइटोप्लाज्म, येलो साइटोप्लाज्म, ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म, ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म, ये डेवलपमेंट के मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर। डियर स्टूडेंट, रोल ऑफ साइटोप्लाज्म में ये 4 एग्जांपल्स हैं कि क्लियर साइटोप्लाज्म इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मिस, येलो साइटोप्लाज्म इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन फॉर्मेशन ऑफ मसल्स, ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म ये वेजिटल पोल की तरफ होता है इसलिए इसका नाम वेजिटल साइटोप्लाज्म है। गट खुराक की नाली एलिमेंट्री कैनाल बनाने में रोल प्ले करता है, और ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म ये इक्वेटर यानी सेल के सेंटर में मौजूद होता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नोटोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब बनाने में। तो इसको आप देख सकते हैं कि इनके अक्सर MCQ आते हैं कि क्लियर साइटोप्लाज्म प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ, तो इसका आंसर होगा एपिडर्मस, येलो के लिए होगा मसल्स, वेजिटल ग्रे वेजिटल के लिए गट, और ग्रे इक्वेटोरियल के लिए नोटोकॉर्ड एंड न्यूरल ट्यूब होगा।
ये एक छोटा सा और एक्सपेरिमेंट है इसके हवाले से कि रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट के हवाले से। तो इसमें जो एग्ज़ाम्पल दी गई है वो एक ग्रीन एल्गा की एग्ज़ाम्पल दी गई है, जो कि एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है, एसिटाब्यूलेरिया जिसका जीनस है। 2 फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करता है, एसिटाब्यूलेरिया सिरेनुलेटा एंड एसिटाब्यूलेरिया मेडिटेरेनिया। अब इसमें अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो इसमें आप देखें इसके 3 पार्ट्स हैं। एक इसका कैप है, एक इसका स्टाइप है और एक इसका पार्ट जो अंडरग्राउंड होता है राइजोइड। तो स्टाइप, इस पार्ट को हम कहेंगे कैप, ये इसका स्टाइप, स्टॉक भी कह सकते हैं आप, इसको आप राइजोइड। और इसकी इस बेस में मौजूद है इसका न्यूक्लियस। एक और फॉर्म इसकी है सेम उसी तरह, उसमें भी स्टाइप है और ये इसका कैप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैप की शेप है रेगुलर और यहाँ पर जो कैप है इसकी शेप है इर्रेगुलर। और ये इसकी उसी तरह स्टाइप या स्टॉक है और ये इसका राइजोइड है। तो ये इसका न्यूक्लियस है। अब डियर स्टूडेंट, जिस इस जॉइंट एल्गा को हम नाम देते हैं एसिटाब्यूलेरिया, एसिटाब्यूलेरिया मेडिटेरेनिया में रेगुलर शेप का कैप होता है। एसिटाब्यूलेरिया, ए से मुराद है एसिटाब्यूलेरिया मेडिटेरेनिया, और ये होगा एसिटाब्यूलेरिया सिरेनुलेटा। एसिटाब्यूलेरिया सिरेनुलेटा का इर्रेगुलर शेप का कैप है और एसिटाब्यूलेरिया मेडिटेरेनिया का रेगुलर शेप का कैप है। अब इसमें किया ये गया कि इनका जो राइजोइड वाला पोर्शन था वो लेकर, जिसमें न्यूक्लियस भी मौजूद है, इसके ऊपर स्टाइप जो है वो एसिटाब्यूलेरिया सिरेनुलेटा का यहाँ पर ग्राफ्ट कर दिया गया। अब इसमें इस तस्वीर में जो स्टाइप मौजूद है वो है एसिटाब्यूलेरिया मेडिटेरेनिया का, और जो राइजोइड मौजूद है वो मौजूद है एसिटाब्यूलेरिया मेडिटेरेनिया का रेगुलर शेप वाले कैप का। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। ये जो ब्लू कलर वाला पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एसिटाब्यूलेरिया मेडिटेरेनिया को, रेगुलर शेप को, और ये स्टाइप हमने लिया है एसिटाब्यूलेरिया सिरेनुलेटा। अब अगर इसको ग्राफ्ट कर दिया, अगर कैप बनाने की इंफॉर्मेशन साइटोप्लाज्म में होती तो कैप बनाने की इंफॉर्मेशन अगर साइटोप्लाज्म में होती तो इसका कैप डेवलप होना चाहिए था इर्रेगुलर, और अगर न्यूक्लियस में होगी तो रेगुलर। तो हमने देखा कि इसका कैप डेवलप हुआ रेगुलर शेप का। और इसी तरह जब इस एक्सपेरिमेंट को एसिटाब्यूलेरिया सिरेनुलेटा पे परफॉर्म किया गया, इसका राइजोइड लेकर इसके ऊपर जो ग्राफ्ट किया गया पीस वो स्टाइप लिया गया फ्रॉम एसिटाब्यूलेरिया मेडिटेरेनिया, तो इस पे इसी तरह इर्रेगुलर शेप का कैप इसके ऊपर डेवलप हुआ। तो हैमरलिंग ने डियर स्टूडेंट ये एक एक्सपेरिमेंट किया। हैमरलिंग ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि 2 तरह का ये ग्रीन एल्गा है जिसका नाम है एसिटाब्यूलेरिया मेडिटेरेनिया विद रेगुलर, एसिटाब्यूलेरिया सिरेनुलेटा विद इर्रेगुलर शेप ऑफ द कैप। अगर बेस लिया जाए एसिटाब्यूलेरिया मेडिटेरेनिया का और इसके ऊपर स्टाइप ग्राफ्ट किया जाए एसिटाब्यूलेरिया सिरेनुलेटा का, तो कैप जो रीजनरेट होगा वो रेगुलर शेप का होगा। इसका मतलब है कि कैप बनाने की इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस में है। सिमिलरली अगर बेस ऑफ दी एसिटाब्यूलेरिया सिरेनुलेटा के ऊपर स्टाइप जो है वो ग्राफ्ट किया गया इर्रेगुलर शेप मेडिटेरेनिया का, फिर भी जो कैप था वो नॉर्मल शेप में डेवलप हुआ। तो इससे ये बात कंक्लूड हुई। इसको अगर हम थोड़ा इस तस्वीर को आगे बना लें ग्राफ्ट करने के बाद, अब इसका कंक्लूजन ये है कि इसमें जो कैप बेस है वो मेडिटेरेनिया का ब्लू कलर वाला है,
स्टाइप जो है इसमें ये ब्लैक वाला है, बट इसके कैप की जो शेप है वो है जो न्यूक्लियस में इंफॉर्मेशन है। और इधर भी इसी तरह जो स्टाइप है वो रेगुलर शेप के कैप का है, मगर कैप की शेप इर्रेगुलर है, और वो शेप है जो कि न्यूक्लियस के पास इंफॉर्मेशन है। तो इससे प्रूव होता है कि डेवलपमेंट के लिए न्यूक्लियस भी इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन है जो वालदैन से बच्चों में पास होती है वो न्यूक्लियस में ही मौजूद होती है। मगर यहाँ पर एक चीज़ आपको अपनी बुक में थोड़ी सी इसके बारे से में करेक्ट भी करनी है। इस टॉपिक की 4th 5th लाइन की पहला जो वर्ड है ये आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि इट इज़ फाउंड दैट however available in the same. One of the such example is the multicellular alga acetabularia। तो ये मल्टीसेलुलर नहीं है, ये यूनिसेलुलर है, बट इट इज़ अ जॉइंट। ये एक बड़ा सेल होता है और वह है ये यूनिसेलुलर। इसकी बेस में एक न्यूक्लियस मौजूद है, बाकी ये सारी साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। तो डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन के ऊपर जो 2 लाइनें हैं वो हम इसका कंक्लूजन के तौर पे पढ़ेंगे। फ्रॉम ऑल दिस एक्सपेरिमेंट इट वाज कंक्लूडेड दैट बोथ द जीन्स एंड साइटोप्लाज्म play important role in development. Nucleus contain all the genes which determine the characteristics of individual, while cytoplasm play the selection of genes। यानी साइटोप्लाज्म का रोल जो है वो जीन्स के एक्टिव इनएक्टिव रखने में, सिलेक्शन में है, और जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन के कोई ऑर्गेनिज्म किस तरह का डेवलप होगा वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस में मौजूद है। तो आज के टॉपिक में डियर स्टूडेंट हमने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। मैकेनिज़्म ऑफ डेवलपमेंट, जिसका मेन पार्ट हमारा स्पेमेंस का डिलेड न्यूक्लिएशन एक्सपेरिमेंट था, फिर रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट और रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट का जो छोटा सा एक टॉपिक डिस्कस किया गया है, हैमर लिंक का एक्सपेरिमेंट ऑन एसिटाबुलेरिया। तो आज के टॉपिक को डियर स्टूडेंट हम इधर ही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।